नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीबीएल में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 12 जून से 18 जून के बीच के विभिन्न सामाजिक मुद्दे, यानी कि इस हफ्ते में जो समसामयिक घटनाक्रम हुआ है उससे हमारी परीक्षा उपयोगी जो सामग्री थी वो मैंने आपके लिए संकलित की और आज लेके आया हूं आपके लिए 3 प्रमुख विषय। इन 3 प्रमुख विषयों को अगर हम देखें कि आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण जो रिपोर्ट 2019-20 की घोषणा की गई है, तो इस रिपोर्ट के बारे में हम जानेंगे। उच्च शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया। हमारे शिक्षा मंत्री ने बड़े हर्ष के साथ इसको जब घोषित किया तो काफ़ी सारी बातें बताई कि लिंग समानता की दृष्टि से जो भारत में देखा गया है, नामांकन की दृष्टि से वो बहुत अच्छा स्कोर किया है हमारे इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में। ठीक है, वहीं हम MBBS LLB जैसे कोर्सेज की बात करें तो ऐसे पाठ्यक्रमों में भी बड़ी उत्सुकता के साथ छात्रों ने जो है प्रवेश लिया है। हालांकि कुछ मामलों में हम निम्न स्तर तक पहुंचे हैं, गिरावट देखी गई है, किंतु जिस तरह से परिवर्तन देखा गया है उसको हम जानेंगे। क्या क्या पहलू रहे हैं उच्च शिक्षा में लोगों को आकर्षित करने के लिए, तो वो सभी विषय पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो HIV एड्स है उसकी रोकथाम के लिए विश्व स्तर पर या सभी राज्यों के द्वारा अपने अपने देशों में जो उसकी रोकथाम, उसके नियंत्रण के उपाय थे, उनके लिए एक संकल्प घोषित किया गया जिसे 75/260 नाम दिया गया। ये संकल्प का नाम है। ठीक है, यानी कि 260 में से 75वां संकल्प था ये उसके निदान के लिए। तो इस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय जो देशों की जो मीटिंग हुई और संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो संकल्प आया तो उसके क्या पहलू हैं, भारत में HIV एड्स को लेके क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं, कैसे इस रोग की जो है उस पर नियंत्रण रखना है, उसका निवारण करना है, तो इन सभी बातों की हम आज चर्चा करेंगे। वहीं हम बात करेंगे जो ऑनलाइन मॉड्यूल लेके आई है सरकार कि जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है उनकी मॉनिटरिंग की जाए, उनके आंकड़े निकाले जाएं और उन सभी को जुटाकर फिर उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम और भी अन्य जो समग्र शिक्षा अभियान है, ऐसी सभी योजनाओं को समाहित करते हुए बच्चों का जो एडमिशन है, प्रवेश है स्कूलों में, उसे पुनः वापस सही तरीके से किया जाए, उसको व्यवस्थित किया जाए। तो इन सभी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन इन बातों की चर्चा का सार क्या? ऐसा तो नहीं कि सर आके पढ़ा के चले गए। हम जो पढ़ने वाले हैं उसके पीछे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा उससे। तो मैं जो आपको आज पढ़ाने वाला हूं उससे हम देखें तो हम प्रीलिम्स परीक्षा की बात करें, यानी कि जब हम प्रारंभिक परीक्षा को देने जाएंगे तो वहां पर जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चन को हम अच्छे से हल कर पाएं। ठीक है, साथ ही हम एक क्वेश्चन मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आज के इन तीनों विषयों पे चर्चा करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। यदि मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं पहला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया और मैं इसके साथ में कोई कथन वाला प्रश्न आ जाए मेरी परीक्षा में, तो उसे कैसे मैं हल कर सकूं। प्रश्न अगर बन गया कि हाल ही में जारी जो अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2019-20 उसके बारे में संबंध के बारे में चर्चा कीजिए या विचार कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और इस तरह से कथन आपके पास आ गए कि पिछले 5 वर्षों में सकल अनुपात जो था, नामांकन अनुपात, उसमें वृद्धि हुई। दूसरा था केरल सकल नामांकन में शीर्ष पर था। तीसरा था पिछले 2 वर्षों में प्रति 100 पुरुष छात्रों पर महिला छात्रों की संख्या में कमी या बढ़ी हुई। ठीक है, इस तरह से 3 कथन आए और उन 3 कथनों में से हमें यह तय करना है कि सही कथन कौन सा है। और जब प्रारंभिक परीक्षा में कथन वाले प्रश्न आते हैं तो बड़ा भ्रम की स्थिति हो जाती है। हम बड़े भ्रमित हो जाते हैं परीक्षा हॉल में कि यार पहला वाला तो सही लग रहा था मेरे को, ये वाला मन कहता है नहीं दूसरा वाला सही है, और दोनों मनों को एकाग्र करके हम सोचते हैं कि नहीं यार दोनों सही हैं, लेकिन तीसरा वाला जो कथन होता है ना वो हमें दुविधा में डाल देता है। तो ऐसी दुविधा ना आए इसके लिए हम जब पूरे विषय पे चर्चा कर रहे होंगे तो हम उसका पूरा का पूरा अवलोकन करेंगे, उसके हर एक पहलू पर विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे, जिससे हमारे इस तरह के कथन वाले जो प्रश्न है वो हल हो जाएं। तो इस तरह से हम बात करेंगे। भाई हम दूसरे प्रश्न की बात करें
देखो चिंता नहीं करो, हल नहीं बताया ना मैंने, पूरा वीडियो जब समाप्त होगा ना, पहले चर्चा तो हो जाए विषय पे चर्चा होने के बाद हम उसका हल देखेंगे कि कैसे हम उसका उत्तर निकालेंगे। दूसरा प्रश्न अगर बनता है कि HIV एड्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, समझाइए। अब जो हम विषय पढ़ने वाले हैं उस विषय से संबंधित चीजें हमने यहाँ दी। कथन एक कहता है कि सरकार ने 1922 में जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था, क्या ये कथन सही है, क्या गलत है? फिर था एड्स, हैजा और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष का निर्माण किया गया था। तीसरा कथन था HIV एड्स निवारण और नियंत्रण के लिए वर्ष 2018 में कानून बनाया गया। अब वही कथन वाले प्रश्नों में हमेशा यही होता है कि 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 सही है, केवल 1 और 3 सही है। अगर आपको इनमें से कोई भी सही लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। हालांकि हम चर्चा करने के बाद लास्ट में इस पे चर्चा करेंगे ही अच्छे से, तो इस तरह से प्रश्न आएंगे तो हम उन्हें अच्छे से हल कर पाएंगे। वही हम तीसरा प्रश्न देखें हमारे आज के टॉपिक का। तो जो स्कूल ना जाने वाले बच्चों के लिए जो ऑनलाइन मॉड्यूल आया है, तो उसके संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य? तो पहले इस कथन की हम बात करें तो इसमें जो प्रबंधन पोर्टल है उसके विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के साथ में जो है मैपिंग की जाएगी, ठीक है, मानचित्रीकरण किया जाएगा। दूसरा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90 और 10 के अनुपात में पैसे का वितरण होगा, यानी कि 90% केंद्र सरकार देगा, 10% राज्य सरकार देगा। केंद्र और राज्यों के बीच योजना में यदि पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, जो हिमालयी प्रदेश हैं या जिनको पहाड़ी वाले प्रदेश की बात करें क्षेत्रों की, तो 60-40 के अनुपात में पैसे का खर्च होगा, यानी कि 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। और इन तीनों कथनों में जब हम देखेंगे तो कौन सा कथन सत्य है, अभी तो नहीं बन सकता, हो सकता है आपने कभी इस बारे में देखा हो, पढ़ा हो तो आपसे बन जाए। अगर बन रहा है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो, हम जब पूरा लेक्चर खत्म करेंगे तो उसके बाद हम इस पे विधिवत चर्चा करेंगे। साथ ही हम आज बात करेंगे और एक बड़े बहुत अच्छे प्रश्न का जो है उसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, उसकी फ्रेमिंग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हमने प्रश्न देखा कि हाल ही के वर्षों में उच्च शिक्षा में लिंग असमानता देखी गई है। लिंग असमानता से तात्पर्य मेरा ये था कि पुरुष या लड़के ज्यादा एडमिशन ले रहे हैं उच्च शिक्षा में लड़कियों की अपेक्षा में, या हो सकता है कि लड़कियां ज्यादा ले रही हैं लड़कों की अपेक्षा में। लिंग असमानता है, ठीक है। तो अब महिला और पुरुषों के बीच ये लिंग असमानता आई क्यों, इसके कारण, प्रश्न को अच्छे से समझना है, इसके कारणों पे चर्चा करना है और साथ ही इसके दूर करने के उपायों पे चर्चा। यदि हमें कारण पता चल गए तो जैसे ही हमें समस्या पता चलती है उसके समाधान के तरीके हमें ढूंढने होते हैं और इन रास्तों को निकाल के इस प्रश्न को अच्छे से हम हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा आखिरी तक, हम इन सब कुछ चीज़ों को करने वाले हैं अच्छे से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला विषय, ठीक है। पहला विषय क्या था? उच्च शिक्षा पे जो अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट आई, यानी कि AISHE 2019-20 आई, और इस रिपोर्ट ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया, एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिससे आने वाले समय में छात्रों को और आकर्षित करने की योजना बनाने के लिए रास्ते खुल गए सरकार के पास कि जब उच्च शिक्षा की बात आए तो किस तरह से बच्चों का नामांकन या बच्चों का जो रुझान है उच्च शिक्षा की ओर वो बढ़ जाए। हालांकि इस रिपोर्ट की जब बात की गई, देखो पहले तो ये कि ये रिपोर्ट आई है ना, तो किसने जारी की है, ठीक है। तो इसको जारी किया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस रिपोर्ट को लेके आए कि उच्च शिक्षा में क्या स्थिति है। हम अगर 5 साल पहले थे, हम 2014-15 में थे, 2018-19 में हमारी क्या स्थिति हुई, 2019-20 में क्या स्थिति है, तो इन सभी पहलुओं पे चर्चा की गई कि किस महाविद्यालय में क्या व्यवस्थाएं थी, इसके कारण कौन से कोर्स में ज्यादा बच्चे बढ़े, ठीक है। महिलाओं की स्थिति क्या रही पुरुषों की अपेक्षा में, यानी कि लड़कों की अपेक्षा में लड़कियों ने कितना प्रतिशत एडमिशन ज्यादा लिया, किस कोर्स में लिया, तो ये सभी बातें इस रिपोर्ट के अंतर्गत आई थी। ये रिपोर्ट जो थी 10वें संस्करण की रिपोर्ट थी, यानी कि जो 19-20 की रिपोर्ट आई है, ये इस रिपोर्ट के चरणों की श्रृंखला जो है उसका 10वीं श्रृंखला थी उसकी, यानी कि 10वीं रिपोर्ट थी ये, ठीक है। और इस रिपोर्ट में क्या गया, वर्तमान की शिक्षा स्थिति, यानी कि वर्तमान की जो उच्च शिक्षा की स्थिति है उसको देखा गया है कि आखिर क्या स्थिति है, ठीक है। तो हम इसी पे चर्चा करने वाले थे। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इसको घोषित किया, और घोषित करने के साथ ही देखो आजकल सोशल मीडिया का जमाना, तो ट्वीट किया उन्होंने। ट्वीट करते हुए कहते हैं शिक्षा मंत्री कि मुझे बड़ी खुशी की बात है कि वर्तमान जो पीढ़ी है ना वो PhD ज्यादा कर रही है। पिछले 4-5 साल की तुलना में हम PhD वाले छात्रों की संख्या देखें तो 50% से ज्यादा है, यानी 60% के लगभग PhD करने वाले छात्र बढ़ गए।
तो वहीं महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिली कुछ कोर्सेस में। लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर के या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की बात करें, हम आईआईएम की बात करें, आईआईटी की बात करें, एनआईटी इंस्टीट्यूशन की बात करें, या मेडिकल के अच्छे कॉलेजेस की बात करें, तो यहां पर महिलाओं की स्थिति जो है उसमें गिरावट देखी। ठीक है, ये स्थिति है। तो किसी राज्य ने बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नामांकन में उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पे है। एक तो जनसंख्या आबादी अधिक है, ठीक है। अब धीरे धीरे 12वीं के बाद जो जिस तरह का आकर्षण बन रहा है अनेक पाठ्यक्रमों में, हम बात करें बीए, बीएससी, बीकॉम, इसके अलावा भी इंजीनियरिंग की बात करें, एलएलबी की बात करें, है ना, बीबीए की बात करें, या और अन्य तकनीकी जो पाठ्यक्रम है उनकी ओर बच्चों का रुझान जा रहा है। तो इसी सब रुझान को लेकर ये जो रिपोर्ट थी वो लाई गई। अब इस रिपोर्ट से एक चीज और ये पता चलती है कि जो वर्तमान की स्थिति है ना, अगर हम 2019-20 की बात करें, किसके तुलना में 2015-16, यानी कि 5 वर्षों का अगर हम आंकड़ा देखें, सोचना 5 वर्षों के आंकड़े की बात हो रही, 2014-15 से लेकर 2019-20 के आंकड़ों में देखें तो इस पूरे मामले में हम देखते हैं कि 11.4% की बढ़ोतरी देखी गई। कितने प्रतिशत की? 11.4% की 5 साल में वृद्धि देखी गई। किसमें? नामांकन के क्षेत्र में या कोर्स में जो एडमिशन लेने वाले बच्चे थे उनकी श्रृंखला में, ठीक है। और इस मामले में जो राज्य सबसे ऊपर या सबसे शीर्ष स्थान पे था वो था हमारा उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक और अच्छी बात है, ठीक है। वो अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब हम लड़के और लड़कियों की बात करें या महिला पुरुष छात्रों की बात करें तो देखो एक आंकड़ा बहुत बढ़िया अच्छा आया है कि यहां पर जो 49% आंकड़ा है वो किसका है? छात्रों का है, ठीक है। यानी कि लड़के जो हैं, पुरुष छात्र जो हैं वो 49.1% थे, तो वहीं महिलाओं की स्थिति 50.9% थी। अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक सुखद है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति जो है पुरुषों की अपेक्षा उच्च है, वो वहां पे ज्यादा संख्या में उन्होंने प्रवेश लिया, ठीक है। वहीं दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र का स्थान आया। लेकिन यहां बात वही है कि जब हम एमबीबीएस की बात करते हैं, हम और तकनीकी क्षेत्र की बात करते हैं तो अंतर है। इंजीनियरिंग की बात करें तो रुझान थोड़ा कम हुआ छात्रों का। जो पिछले वर्ष की हम बात करें या पिछले वर्षों की तुलना में बात करें तो जो आंकड़ा हम देखते हैं 2019-20 के दौरान 3.85 करोड़ है, वही अगर 2018-19 की बात करें तो 3,74,00,000 था। यानी कि अंतर तो आया, 3,74,00,000 से लेके 3,85,00,000 तक का नामांकन बढ़ा एक साल में, और ये एक बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। और इस आंकड़े की अगर हम बात करें तो 3.4% एक साल के अंतर वृद्धि हुई। लेकिन पूरी बात करें 2015-16 से 2019-20 तक तो यहां 11.4% की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये आंकड़े आपको याद रखने की ये रिपोर्ट में निकल के आए, ठीक है। और महिला पुरुषों की अगर नामांकन की बात करें तो उस नामांकन की दृष्टि से भी जो चीजें हैं वो अलग ही निकल के देखने को हमें मिली हैं। अगर इस रिपोर्ट के आधार पर केवल हम नामांकन की बात करें, नामांकन यानी सकल नामांकन क्या है? आयु के आधार पर पात्र छात्रों का आंकड़ा है। आयु के आधार पे अगर हम ये बात करें कि कोई बच्चा जो है जिसने 12वीं क्लास पास कर ली है, यानी कि हो सकता है उसकी उम्र 16 साल हो या 17 साल हो, 16 या 17 के साल के लगभग वो 12वीं पास कर लेता है। और 12वीं के पास जब वो प्रथम वर्ष में जाता है यानी कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जाता है तो उसी आंकड़े के आधार पर निकल के आता है सकल नामांकन अनुपात। अब सकल नामांकन जो अनुपात है उसे निकालने का तरीका ये होता है कि हम ये मान लेते हैं भाई कि 2019-20 में हमारे एक छोटा सा ग्राफ ले लेते कि 100 बच्चे थे जिन्होंने 12वीं कक्षा पास की, ठीक है। 100 बच्चों ने 12वीं कक्षा पास की, तो ये 12वीं कक्षा पास करने के बाद इन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना चाहिए था, यानी कि इन्हें बीएससी, बीकॉम, बीबीए या जो भी पाठ्यक्रम में ये लेना चाहते थे एडमिशन लेना चाहिए था। तो अब ये तो हमारी संख्या हो गई कि ये पात्र हैं। अब हो सकता है कुछ बच्चों ने ड्रॉप लिया हो किसी कारण, बस पीएमटी की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी में जा रहे हो या अन्य सीएसीएस की तैयारी कर रहे हो, वहां उनका एंट्रेंस नहीं हो पाया, अब एडमिशन नहीं मिला उनको, तो वो भी क्या करते हैं बेचारे, बीएससी करना शुरू कर देते हैं, बीए ले लेते हैं, कुछ भी करना। तो कुछ बच्चे और बढ़ गए। ऐसे अगर हम मान के चलें कि हमारे पास जो पात्र बच्चे हैं ना उनकी संख्या 150 है और 150 में से मात्र 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो आंकड़ा कम गया ना।
150 बच्चों में से 100 बच्चों ने लिया, मतलब गिरावट देखी गई सकल नामांकन अनुपात में। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में निकालना है तो गुणित 100 कर देते हैं। ठीक है, इसका गुणा 100 से कर देते हैं तो परसेंटेज निकल आता है दोनों का। इसी तरह से सकल जो नामांकन अनुपात है वो निकाला जाता है। तो अगर हम 2019-20 की बात करें, ठीक है, और 2019-20 की बात करें 2018-19 के परिप्रेक्ष्य में, तो ये 0.8% की वृद्धि आई है। किसमें? सकल नामांकन अनुपात में। यानी कि एक मामूली वृद्धि के तौर पे हम इसको देख पा रहे हैं एक साल के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो 2019-20 में कितने प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात देखा गया? 27.1%। तो 2018-19 में कितना था? 26.3% था। और इन दोनों के बीच में जो बढ़ोतरी देखी गई है वो 0.8% की मामूली सी बढ़त देखने को मिली। ठीक है, वहीं अगर और वर्षों की बात करें यानी 2014-15 की बात करें तो ये 24% के लगभग आंकड़ा देखने को हमें मिला। यानी कि 24.3% था ये आंकड़ा कब? 2014-15 में। और अभी कितना हो गया? ये 27.1%। यानी कि यहां से यहां तक जाते हैं तो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है सकल नामांकन। अब सकल नामांकन अनुपात में भी वही लिंग असमानता, महिलाओं ने ज्यादा एडमिशन लिया, पुरुष छात्रों ने एडमिशन लिया। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं इसी में महिला नामांकन की क्या स्थिति है भाई। ठीक है, महिला नामांकन की स्थिति क्या है? महिलाओं का पुरुषों की अपेक्षा कितना एडमिशन? ठीक है, तो 15-16 से लेकर अगर 2019-20 की चर्चा करें, हम रिपोर्ट का एक तुलनात्मक अध्ययन करें इस वर्षों के बीच में, तो 18% से अधिक की वृद्धि देखी गई। 18%, यानी कि 100 पुरुष अगर यहां पर नामांकन करा रहे हैं तो 118 महिलाएं। ठीक है, 18% बढ़ गया। ठीक है, तो ये स्थिति अगर आप देखोगे यहां पर तो ये कितने प्रतिशत दिख रहे हैं मिल रही है 2015-16 से 2019-20 के बीच? 18%। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देने की और विशेष गौर करने वाली बात है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की बात करें या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की, तो शैक्षणिक पाठ्यक्रम में BA, BSc, BCom ये तो कर रही हैं महिलाएं छात्र, लेकिन जब व्यावसायिक पाठ्यक्रम की बात आती तो वहां उनका जो ग्राफ है ना वो नीचे आ रहा है। मतलब वहां नामांकन की स्थिति में MBBS की बात कर लो, LLB की बात कर लो या अन्य जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उनमें उनका जो प्रवेश है ना वो गिरावट में देखने को मिलता है, वहां उनका नहीं जा रहा है। क्योंकि देखा एक सामाजिक माहौल और वातावरण भी तैयार हो रहा है कि दूर से दूर गांव की बच्चियों को भी पास के कॉलेज में एडमिशन करा दिया या प्राइवेट एडमिशन करा लिया। ठीक है, घर में बैठे रहते हैं और BA हो जाता है उनका, तो शिक्षित तो हो रहे हैं। यानी कि ये जो आंकड़ा 18% आया है वृद्धि का, ये आया शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में। लेकिन जब हम राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की बात करें, जो INS सेंटर्स होते हैं, ठीक है, उनकी बात करें तो महिलाओं का जो स्तर है या महिलाओं के नामांकन की जो स्थिति है उसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो आपको ये याद रखना है, और इसी से आधारित हमने मेंस का क्वेश्चन बनाया था कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जो लिंग असमानता है वो देखने को मिलती है। लेकिन जब हमने इसमें महिला नामांकन के बाद हमने लैंगिक समानता सूचकांक के आंकड़े निकाले, जो पिछले वर्षों की तुलना में इस साल जो थोड़े से बेहतर देखने को मिले। अगर इसकी हम बात करें लैंगिक समानता सूचकांक की कि ये इसमें क्या स्थिति रखता है, तो उच्च शिक्षा में जो लैंगिक असमानता है, ठीक है, वो अगर 2018-19 के साथ देखें तो 1% थी। ठीक है, 1 था, लेकिन 2019-20 में ये 1.01 आया। ज्यादा अंतर नहीं आया, 1 से बढ़ के कितना हुआ? 0.1 हुआ। लेकिन देखो एक चीज और बता दूं मैं कि लैंगिक समानता जो सूचकांक है उसे निकालने का क्या तरीका होता है। एक जो है ना वो है बराबरी का दर्जा, यानी कि एक स्कोर आता है, ठीक है, तो बराबर है। अगर 100 पुरुष छात्र हैं तो 100 महिला छात्र हैं। ठीक है, इसको 0 से 1 के बीच ही देखते हैं। 0 आया तो अत्यधिक असमानता है, मतलब 100 पुरुष हैं तो मान के चलो 40, 50, 30 लगभग ही महिला पुरुष। ठीक है, और इससे ज्यादा बढ़ता है तो फिर महिलाएं अच्छी हैं, पुरुष असमान हो गए, यानी कि महिलाओं का एडमिशन ज्यादा हो गया, नामांकन पुरुषों का कम हो गया। तो हम इसका जो एक मापन का तरीका है 0 से 1 के बीच का है। और यहां देखो 2018-19 की बात करें तो 1 था, 0 था। ठीक है, लेकिन अभी 2019-20 की बात करें तो 1.01 आ गया, मतलब थोड़ा सा इजाफा हो गया।
तो ये जो इजाफा निकल के आया है इसी को ही हम कहते हैं लैंगिक समानता सूचकांक। और इससे ये पता चल रहा है कि हाँ, पुरुषों की अपेक्षा धीरे धीरे जो महिला छात्रों की नामांकन की बात है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और क्यों हो रही है इसके पीछे भी कई कारण हैं, है ना। अगर हम ये देखें कि भाई सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज़ें अपनाई गई, उसके अलावा दो चीज़ें और मैं अगर तुम में से कितने छात्र हो जो घर बैठे पढ़ रहे हो, और कितने सारे बच्चे होंगे जो बड़े बड़े शहरों में पढ़ रहे होंगे, दिल्ली में पढ़ रहे होंगे, इलाहाबाद में पढ़ रहे होंगे, चंडीगढ़ में पढ़ रहे होंगे, अम्बाला में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, भोपाल में पढ़ रहे होंगे, मतलब बड़े बड़े शहरों में पहुंच गए। अब लड़कों की संख्या इस मामले में ज्यादा है लड़कियों की अपेक्षा में। ठीक है, जो परिवार पढ़े लिखे हैं, जो अपनी बच्चियों को और पढ़ाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, वो तो अपनी लड़की को सुरक्षित किसी ना किसी छात्रावास में, हॉस्टल में रख देते हैं। यानी कि समाज ने जो हॉस्टल या छात्रावास का कल्चर बहुत अच्छे तरीके से अपना लिया है, इससे ये व्यवस्था हुई कि अब परिवारजनों को लगता है हाँ, मेरी बच्ची अगर हॉस्टल में रह रही है तो 8 बजे कि शाम के बाद वो बाहर नहीं निकलेगी, घूमेगी फिरेगी नहीं, उसकी सुरक्षा की चिंता हॉस्टल वाले ले लेते हैं। इस कारण भी हम देखते हैं कि शिक्षा के स्तर में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि लड़कियों के परिप्रेक्ष्य में, उनकी सुरक्षा हो गई, उनके खाने पीने के जो इंतजाम थे वो करा दिए परिवार वालों ने, तो एक थोड़ा सा सुरक्षित माहौल में निश्चिंत हो जाता है परिवार। तो इससे भी अब धीरे धीरे जो है वो लड़कियों की शिक्षा या लड़कियों को उच्च शिक्षा के जो अन्य पायदान थे वहां तक पहुंचने में मदद मिलने लगी है। नहीं तो पहले यही, अगर कोई रिलेटिव है तो भेज दिया, नहीं तो लड़कों को भेज देंगे। भाई देखो, लड़के सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, लड़कों को तो माँ बाप भेज देते कि ठीक है तू चला जा, अकेला भी रहेगा कोई दिक्कत। जब बात लड़कियों की आती तो उन्हें भेजने में सकुचा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला 4-5 वर्ष पुरानी अगर हम बात करें, जो आंकड़ा हमने देखा, तो 4-5 साल पहले तक ये स्थिति कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे जागरूक भी हो रहे हैं और व्यवस्थाएं भी इतनी अच्छी होने लगी हैं बड़े शहरों में कि ठीक है, माँ बाप सोचते हैं कि हाँ, हमारी बच्ची को अगर हम फलाने हॉस्टल में छोड़ देते हैं तो वो सुरक्षित रहेगी, खाना पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी और पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी। लेकिन जब सरकारों की बात आती है कि सरकार किस तरह से काम करने वाली है उच्च शिक्षा को बेहतर करने के लिए, लेकिन उच्च शिक्षा तक बच्चे तभी पहुंचेंगे ना जब प्राथमिक और माध्यमिक और शिक्षा से अच्छी शिक्षा लेके चले जाएंगे। अब 10वीं 12वीं में ही फेल हो गए हो गधो, तो कैसे जाओगे फर्स्ट ईयर में? तो उसके लिए पहले हमें नींव तैयार करनी है, यानी कि हमें स्कूल शिक्षा को भी अच्छा बेहतर करना होगा। और इसी के लिए सरकार की जो पहल है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेके आई, काफी दिनों बाद शिक्षा नीति आई, और ये विषय तो इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, यहां से तो प्रश्न बनने के लगभग 100%, मतलब कोई संभावना नहीं है, ये तो 100% सत्य है। ठीक है, लिख के रख लेना इसको कि शर्मा सर बता रहे थे कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रश्न आने वाला है, और 100% है, यहां से प्रश्न आएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें भी एक बात की गई है कि जो सकल नामांकन अनुपात है, ठीक है, उसे 2035 तक 50% तक उसमें वृद्धि करनी है। 50% तक का आंकड़ा समझ रहे हैं आप, कितना बड़ा आंकड़ा होता है। तो सरकार ने 2035 का टारगेट रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। वो स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाएंगे। उस स्कूली शिक्षा के बेहतर होने के पश्चात ही क्या होगा कि लोगों का उच्च शिक्षा की ओर रुझान आएगा, वो जाएंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अपना नामांकन लेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आएगी ना, तो अभी तक जो स्थिति थी कि मैंने गणित पढ़ा है तो मैं इंजीनियरिंग ही कर सकता हूं या मैं ये कर सकता हूं, मैंने आर्ट्स ले लिया, मैंने कला संकाय से अगर कर लिया तो मैं इस क्षेत्र में नहीं जा सकता, मुझे अगर बायो क्षेत्र से कोई काम करना है तो मुझे जीव विज्ञान या केमिस्ट्री या ये सब चीजें लेनी होंगी। लेकिन अब जो मॉड्यूल तैयार किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, उसमें क्या है कि आप एक विषय के साथ दूसरा विषय विकल्प के तौर पर भी पढ़ सकते हो। मतलब अब ऐसा नहीं है कि मैथ्स ग्रुप में ये है तो इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है, बायो में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पढ़ना है तो इतना ही है। इसके अलावा विकल्प और तलाशे जा रहे हैं कि अगर कोई बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई भूगोल पढ़ रहा है, कोई राजनीति पढ़ रहा है, तो वो मैथ्स भी पढ़ ले, वो बायो भी पढ़ ले, वो केमिस्ट्री भी पढ़ ले, वो भौतिकी भी पढ़ ले। तो सभी विषयों के कॉम्बिनेशन के साथ मतलब ढील दी जाएगी इस शिक्षा व्यवस्था में और बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो एक प्लान भी लेके आए हैं जो 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था का, जिसको हम कहते हैं कि 5-3-3+4, ठीक है, तो उच्च शिक्षा तक इसी में जाएंगे। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा तो यही है कि 2035 तक 50% तक जो है सकल नामांकन अनुपात है उसे बढ़ाने की इन्होंने बात की है। ठीक है, तो इसमें कितना 3.5 करोड़ सीट, मतलब 3.50 लाख के लगभग जो संख्या निकल के आएगी ना, वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, इतनी वृद्धि हो जाएगी नामांकन के दृष्टि में। तो ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है सरकार का। हम मतलब हमारी तो तहे दिल से इच्छा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जल्दी से जल्दी लागू हो जानी चाहिए।
एक और अच्छी बात यह है कि कोई क्षेत्रीय भाषाएं, है ना, क्षेत्रीय भाषा से तात्पर्य तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, पंजाबी है, ठीक है, हरियाणवी है या बुंदेलखंडी है, बघेलखंडी है। अगर बच्चा 5वीं क्लास तक पढ़ रहा है, ठीक है, अब 5वीं तक हो सकता है कि उसको मातृभाषा में शिक्षा दे, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बात की गई है कि 5वीं कक्षा तक उसे प्राथमिक शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा में दी जाए। उसके बाद फिर जब बढ़े तो विकल्प के तौर में हिंदी आ जाए या और जो भाषाएं उसके राज्य में चलती हैं, साथ में अंग्रेजी आ जाए, तो तीन भाषाओं को सीखकर वो बच्चा आगे बढ़ेगा। तो जब भविष्य में उसको जिस भाषा में आगे बढ़ना होगा वो वहां पे आगे कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा 2 चीज और है। इस तरह से उच्च शिक्षा में जो क्षेत्र हैं उनको बढ़ाने के लिए जब हम सरकारों की बात करें तो सरकार कुछ योजनाओं का निर्माण की और उनके साथ ही उच्च शिक्षा को और बेहतर बनाने की बात की। इस तरह से हम देखें, जब कोई छात्र पढ़ रहा होता है, किसी विषय पे अच्छा पढ़ना है, तो वो चाहता है कि उस पर वो अनुसंधान करे, उसके नए नए पहलुओं को निकाले, और इन पहलुओं को निकालने के बाद वो अपनी जो अनुसंधान है, जो उसकी रिसर्च है, उसको पब्लिश करे, ठीक है, उसको पाठ्यक्रमों में शामिल कराए, जिससे उसको पढ़ के आने वाले छात्र जो हैं उनकी स्किल भी बढ़े, उनकी कुशलता भी निकले, उनका कौशल बढ़े। तो इसी क्षेत्र में हम देखते हैं कि सरकार ने क्या किया, अकादमिक अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना शुरू की। इस योजना में ये देखा गया कि भारत के जितने उच्चतम शिक्षा के केंद्र थे, यानी कि कॉलेजेस की बात करें हम या यूनिवर्सिटी की बात करें, अच्छे अच्छे जो भी संस्थान थे, उनका विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के साथ, कोई छोटे मोटे कॉलेज के साथ नहीं कि एक शहर के 2 कॉलेजों ने टाई अप कर लिया बीच में, ठीक है, विश्व के सबसे अच्छे जो संस्थान थे उसके साथ में अनुबंध किया। और अनुबंध इस मामले में था कि हम अच्छे से अच्छा अनुसंधान कर सकें, और इसको अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त साझा तैयार किया कार्यक्रम, और उसके कारण ही भारत में इस योजना के लाभ से बहुत सारे बच्चों ने जो उच्च शिक्षण संस्थान थे उसमें अनुसंधान के लिए प्रवेश लेना प्रारंभ कर दिया। देखो, अनुसंधान में पैसा बहुत लगता है, और वित्तीय संकट दूर हो जाए, उसके साथ में उसको गाइड करने वाला व्यक्ति कोई अच्छा मिल जाए, और अगर विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के लोग सपोर्ट करते हैं, उनका सहयोग मिलता है अच्छे तरीके से, तो फिर अनुसंधान भी अच्छा निकल के आएगा, नई नई चीजें हमें पता चलेंगी, नई नई खोज हो जाएंगी, और उन खोज का लाभ हमारे देश के लिए हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम अच्छा था, अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना, इसे पार्क कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी जो चीजें हैं वो भी चल रही हैं। वो क्या चल रही हैं? महाविद्यालय स्तर पे हम देखें या यूनिवर्सिटी स्तर पे देखें, या जो निजी महाविद्यालय हैं, निजी यूनिवर्सिटियां बन रही हैं धीरे धीरे विश्वविद्यालय तरीके, इनके बीच में एक अच्छा वातावरण तैयार हो। अच्छा वातावरण कहने का मतलब क्या है? तुम पढ़ रहे हो, मोबाइल से पढ़ रहे हो, कुछ लोग लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास ये संसाधन नहीं है। तो इस तरह का संसाधनों की जो उपयोगिता है या इनकी जो उपलब्धता है, उसको पूरा करने के लिए प्रोग्राम आया था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, ठीक है। इसमें सरकार ने क्या किया कि उच्च शिक्षण संस्थान जो थे उनको रणनीति के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई, और इसमें यही कहा गया कि आपके प्रयोगशालाओं को अच्छा बनाइए, आपके कॉलेज संस्थानों में जो भी है वो कंप्यूटर की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में, यानी कि 21वीं शताब्दी के भारत में संसाधनों का होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना संसाधनों के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको किसी भी चीज के बारे में अनुसंधान करना है या आपको तकनीकी का प्रयोग करना है तो उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, और इस तरह के संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए या उनकी कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक बहुत बड़ा कदम था, जिसने वित्तीय संकट को दूर किया और प्रोत्साहित किया धीरे धीरे, है ना। निजी विश्वविद्यालयों को जो ऑटोनोमस बॉडियां थी उनको प्रोत्साहित किया कि आप बेहतर कीजिए, और सारी व्यवस्थाओं के संचालन की जिम्मेदारी ली, और इसके कारण ही हमने काफ़ी इजाफा देखा है कि हमारा जो स्तर है वो ठीक हो गया। इसके अलावा हम बात करें, दूसरा प्रोग्राम था प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना, यानी कि PMRF योजना। ये क्या थी? ये भी वही थी भाई कि जो PhD करने वाले हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको सहायता दी जाए, क्योंकि देखा गया कि PhD 4 साल में हो रही है, किसी की 5 साल में हो रही है, पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है उनको, फिर कोई गाइड नहीं मिल रहा है। तो ये योजना जो लाई गई थी वो ये इसी को ध्यान में केंद्रित करके की गई कि अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी डोमेन में
जो विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी का जो दौर चल रहा है, इसमें विज्ञान के नए नए क्षेत्रों में अनुसंधान होना चाहिए और उस अनुसंधान के लिए जो सरकार है वो छात्रों को आकर्षित कर रही है, उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ठीक है, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो तो यही है, एक तो संसाधन हो और दूसरा वित्तीय सहायता मिल जाए। दोनों मिल जाते हैं, दोनों के पूरा होने से क्या है, बच्चा जो है उसके अंदर उत्साह आ जाता है, तो नामांकन भी बढ़ रहा है, अनुसंधान भी बढ़ रहा है। इसलिए हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं रिपोर्ट की घोषणा करते हुए कि इस 50 से 60% जो संख्या देखने को मिली है वो पीएचडी करने वालों की, तो एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पहला विषय। और इस पहले विषय करने के बाद जो मैंने पहले आपके लिए विकल्प वाले पहले प्रश्न की बात की थी, तो शायद अब आप उस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। इससे जुड़ी सारी चीज़ों पे हमने तमाम चीज़ों पे जो है चर्चा कर ली है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे विषय आज के, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 75/260 की, जो किसके लिए था, HIV एड्स के लिए था। हुआ क्या, हाल ही में जो 75वां सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसकी महासभा की जब बैठक चल रही थी, तो हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, हर्षवर्धन सिंह जी, उन्होंने संबोधित किया और संबोधन में बहुत अच्छी बात की कि आने वाले 10 वर्षों में हमें इस बीमारी की रोकथाम करनी है, या इस बीमारी को नियंत्रण करना है, या हम चाहते हैं कि 10 वर्षों में हम इसको शून्य स्तर पे ले जाएं, तो हमें काफ़ी काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए भारत कर भी रहा है। भारत की कुछ पुरानी उपलब्धियों की बात की उन्होंने, हमने इस पे कानून बनाया 2017 में, उसके लिए चर्चा की। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो संकल्प आया, जो प्रस्ताव लाया गया था 75/260, उस प्रस्ताव का समर्थन किया हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने। साथ में राजनीतिक घोषणाओं का जो फ्रेमवर्क था उसकी बात की। यानी कि हम बात करें कि 75/260 क्या है, तो ये संकल्प है, किसका है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का संकल्प है। किसके लिए आया, तो HIV एड्स के लिए आया, इसकी रोकथाम करने के लिए आया। सभी देशों के विश्व के स्तर की बात करें या भारत के अपने स्थानीय स्तर की बात करें, तो इसके रोकथाम और निवारण के लिए ये चीज की गई। और इसकी घोषणा वो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की, क्योंकि वो संबोधित कर रहे थे उस सभा को, तो वहीं से बातें निकल के आई हैं। और ये राजनीतिक घोषणाओं का जो है कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, तो हम यही जानते हैं कि भारत अभी तक क्या क्या कर रहा है, किसके लिए, HIV एड्स के लिए। और हमारे जो मंत्री साहब हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्होंने जब भारत का प्रतिनिधित्व रखा तो क्या कहा। स्वास्थ्य मंत्री का कहना यह था कि भारत में प्रति वर्ष या 14 लाख जो लोग हैं उनको हम जो है मुफ्त इलाज प्रदान करते हैं, किससे, HIV एड्स से बचने के लिए। साथ ही जो अफ्रीका महाद्वीप के अन्य देश हैं वहां पर भारत से दवाइयां भेजी जा रही हैं। ठीक है, और भारत की एक अच्छी कार्य योजना है कि आने वाले वर्षों में HIV एड्स बीमारी को हम बहुत निम्न स्तर तक ले जाएंगे। ठीक है, साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ देश में क्या चलता है भाई, ठीक है, हमें कोई काम करना है तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है। ठीक है, ये तो आप भी जानते हो। अब अभी वैक्सीनेशन चल रहा है कोरोना महामारी में, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबके घर घर में आगे लगाए। हमारी भी जिम्मेदारी बनती कि हम भी अपने घरों से निकलें और जहां लग रही है वहां जाके वैक्सीन लगवाएं। ठीक है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। तो वही कहते हैं हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे कि हमारे यहाँ जो चीज चलती है ना, उसमें हम सामाजिक अनुबंध को देखते हैं। यानी कि हम विभिन्न सामाजिक संगठनों, जिन्हें हम NGOs कहते हैं, उनके माध्यम से फ्रेमवर्क तैयार करते हैं और उनकी सहभागिता के साथ हम पूरे भारत में, यानी कि पूरे भारत में सामाजिक अनुबंध के आधार पर हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। अब ये NGO क्या करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं। जागरूकता अभियान से लोगों के अंदर आत्मविश्वास आता है, तो जो बीमारी से पीड़ित है वो व्यक्ति और जो बीमारी से अभी बचा हुआ है, दोनों के अंदर आत्मविश्वास आता है उस बीमारी से लड़ने के लिए। और जब धीरे धीरे ऐसा माहौल तैयार होता है तो हम काफी हद तक इस HIV एड्स जो बीमारी है उसके रोकथाम के काम करते हैं। तो हम मॉडल कौन सा अपनाते हैं, तो आपको याद रखना है कि सामाजिक अनुबंध की बात की है हमारे मंत्री साहब ने। ठीक है, उद्देश्य क्या है, चीजों का उद्देश्य क्या है, क्यों हम इस तरह से तैयार करते हैं, तो इसके उद्देश्य में बात की कि व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन से क्या है, कितनी आपने दूरदर्शन देखा है कभी, दूरदर्शन पे बहुत अच्छी आती थी ना कि यह बीमारी छूने से नहीं फैलती है, जिसको हो गया है उसे दूर ना, उसे छुआछूत के मामले में ना लेके जाएं। ठीक है, उसका सहयोग करें, क्योंकि जो वायरस है ना एक बार शरीर में पहुंच गया ना तो पूरे शरीर का जो रोग से लड़ने की क्षमता है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसको नष्ट कर देता है। तो व्यक्ति इस बीमारी से कम मरता है,
HIV एड्स से नहीं मरता वो, तो भाई किससे मर जाता है फिर? तो HIV एड्स से नहीं मरता, लेकिन जैसे ही उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर होती है तो कोई दूसरी बीमारी आके कहती चल हट भाई, अलग हो, रास्ता दे, और वो बीमारी उस व्यक्ति को ले डूबती है, यानी उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है तो इस वायरस को कम करना पड़ेगा, ठीक है, और वायरस से लड़ने के लिए जो है उस तरह की दवाइयां देनी पड़ेगी, क्योंकि ये ज्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन इससे इसके बाद जो बीमारियां होती हैं वो ज्यादा हानिकारक हो जाती हैं। तो पहले तो व्यवहार परिवर्तन, मतलब जिस व्यक्ति को हो गया है तो उस आबादी के बीच में जाके भाई उनको हम जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें निश्चिंत करें कि आप इस बीमारी से नहीं मरने वाले हो, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। दूसरे लोगों के अंदर ये माहौल करें कि इनकी विल पावर को बढ़ाएं, इनको उत्साहित करें भाई, है ना। ऐसा नहीं कि आप बोलो नहीं दूर हट भाई, तेरे को HIV हो गया, एड्स हो गया, तू समाज में नहीं रह सकेगा, तो वो व्यक्ति बीमारी से कम सामाजिक जो विभेद है उसके कारण क्या हो जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। तो व्यवहार परिवर्तन की हमने बात की, साथ ही हमने बात की संचार की। संचार वही है कि जितने लोगों को हो गया वो तो ठीक है, लेकिन अन्य लोगों तक ये ना फैल पाए। हम इंजेक्शन की बात करें, हम असुरक्षित यौन संबंधों की बात करें, हम जो मेडिकल वेस्ट होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो चिकित्सा क्षेत्र से आते हैं, तो उनकी रोकथाम करें, उनका प्रबंधन अच्छे से करें जिससे दूसरा व्यक्ति उन्हीं चीज़ों का उपयोग ना करे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके संचार को कम करने की बात करें, और संचार कम हो रहा है इसके लिए भी सरकार एक 90-90-90 यानी कि 90-90-90 जैसी एक कार्य योजना लेके आई, उसकी रणनीति पे काम करती है, ठीक है। वही बात है इसके सेवा वितरण परामर्श की। परामर्श के लिए डॉक्टर्स जाएं, साथ ही जिन सामाजिक क्षेत्र के जो स्वास्थ्य संगठन हैं जो मदद करते हैं लोगों की निस्वार्थ, उनके माध्यम से परामर्श दिया जाए, ठीक है, उनको मानसिक स्तर पे मजबूत बनाया जाए। और चिकित्सीय क्षेत्र में तो हम कर ही रहे कि हम उन्हें दवाइयां दे रहे हैं और जो विधि भी हो सकती है उसके इलाज की वो उन तक पहुंच बना रहे हैं। तो ये थे इसके उद्देश्य, और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम मॉडल अपनाते हैं वही सामाजिक अनुबंध वाला। सरकार की योजनाओं को सामाजिक क्षेत्र के जो जुड़े हुए स्व सहायता समूह होते हैं इनके माध्यम से हम जनता तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत में जो रोल मॉडल अपनाया जाता है वो सामाजिक अनुबंध के अंदर, और सामाजिक अनुबंध तो आप जानते हो कि अगर समाज अगर किसी चीज को दूर करने का बीड़ा उठा ले तो बहुत जल्दी वो चीज जो है वो हमारे समाज से दूर हो जाती है। जैसे हम कोई परंपराओं को अपनाते हैं या छोड़ना चाहते हैं, तो अगर समाज ने ठान लिया ना कि इस बीमारी, जैसे हमने अभी ठान लिया कोरोना को दूर भगाना है, तो हम धीरे धीरे लॉकडाउन हो गए, घरों में रहना शुरू हो गए, तो धीरे धीरे हमने बीमारी पे भी विजय प्राप्त कर ली। तो इसी तरह से हम इस चीज पे भी काम करते हैं। अब एक कानूनी ढांचे की बात की गई कि अगर इस तरह से नकार देते हैं लोगों को जिनको बीमारी हो गई है, क्योंकि देखो इलाज जो है ना या जीवन जीने का जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है तो वो मानव अधिकार है। अब मानव अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए? अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बीमारी से पीड़ित है तो उसे समाज में बुरे नजरिए से देखा जा रहा है या उसको समाज से बेदखल कर दिया जा रहा है, तो ऐसे मामले ना आए, उस व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो। इसके लिए सरकार ने क्या किया कि इसके लिए HIV एड्स निवारण नियंत्रण अधिनियम 2017 लाई, यानी कानून बना दिया, और इस कानून में बात की गई मानव अधिकारों की रक्षा की, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी से दुर्व्यवहार करता है, उसे छुआछूत जैसी बीमारी बना के उसको अस्पर्श घोषित कर देता है ना, या उस तक बीमारियों का जो इलाज है वो नहीं पहुंचने देता, तो ऐसे लोगों के लिए भी बात की गई है कानून में कि उनको दंड दिया जाएगा, और जो बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है उसके इलाज की जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। तो एक कानूनी ढांचे के रूप में भी इस अधिनियम के माध्यम से इन लोगों की सहायता की गई, ठीक है। फिर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है जो काफी दिनों से चल रहे हैं, ठीक है, उसी में बात की गई है मुफ्त इलाज की। देखो मुफ्त इलाज की बात हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी कर रहे थे भाई, ठीक है, कि हम मुफ्त इलाज कर रहे हैं। और मुफ्त इलाज कैसे कर रहे हैं? तो एंटी रेट्रोवायरल उपचार, यानी कि एंटी रेट्रोवायरल जो उपचार प्रणाली है, इससे क्या करते हैं कि जो व्यक्ति है ना उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, किसके कारण? HIV के कारण, ठीक है। HIV वायरस जैसे ही इस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया तो इसकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता थी उसको कमजोर कर दिया, यानी कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं थी, व्हाइट ब्लड सेल जिन्हें हम कहते हैं WBC, उनको जाके तोड़ने लगता है, और वो जैसे जैसे कमती जाती हैं इसकी क्षमता मजबूत होती जाती है। धीरे धीरे जो हमारी क्षमता होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम हो जाती है। तो उससे निपटने के लिए ये एक प्रणाली होती है, ये एक रणनीतिक इलाज होता है उसका एंटी रेट्रोवायरल उपचार।
और वही मंत्री कह रहे थे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, इस घोषणा पत्र के समय, कि हम 14 लाख लोगों तक मुफ्त इलाज पहुंचा रहे हैं। किस विधि से? माध्यम से एंटी रेट्रोवायरल उपचार। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना की गई। हमने बात की राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम की, यानी कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की जब हमने बात की, ठीक है, आप इसको दूसरे नाम से जानते होगे, शायद नाको के नाम से जानते होगे, NACO, ठीक है, नाको रेड रिबन वाला। ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया? कि जो हम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम लागू कर रहे थे, तो जब इसका पहला चरण शुरुआत की गई, यानी कि 1992 से 1999 के बीच में इस कार्यक्रम का पहला चरण था। तो 1992 में क्या किया गया? 1992 में 35 समितियों के माध्यम से इस संगठन का गठन किया गया। और इस संगठन ने क्या किया कि जो एंटी रेट्रोवायरल उपचार तकनीक थी, उस तकनीक के माध्यम से क्या किया? एड्स के नियंत्रण पे काम किया। और काफी मात्रा में, यानी कि काफी बड़े स्तर तक देखा गया कि जो नाको था, या हम कहें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन था, उसका जो प्रभाव देखने को मिला, वो उसके जो लाभ हुए या उसके जो परिणाम आए वो सकारात्मक थे। काफ़ी हद तक इसने काम किया, लोगों को जागरूक करने में काम किया, लोगों को तक उपचार व्यवस्थाओं को पहुंचाने में मदद की। तो ये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्य संगठन था। ठीक है। तो आपको याद रखना, ये कब आया? 1992 में, 1992 में बना। अब 1992 देख के प्रश्न याद आया जब हम पहली बार चर्चा कर रहे थे, तो पहला कथन ही था उसमें कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण या निवारक जो कार्यक्रम था 1992 से प्रारंभ किया गया। तो बिल्कुल भाई, ये जो प्रोग्राम था, संगठन बनाया गया, वो कब? 1992 में बनाया गया। ठीक है। साथ ही भारत क्या कर रहा है? मां से बच्चे में HIV संक्रमण के उन्मूलन का लक्ष्य लेकर रखा। मां से बच्चे में कैसे? जब मां गर्भवती है, अगर यौन संबंधों के कारण उसे HIV होता है, या अन्य सुइयों के उपयोग से, जो दूषित सुई है उनके उपयोग से होता है, या अन्य कोई संक्रमित स्थान से जहां से रक्त बह रहा था उसे हो जाता है, तो उसके बच्चे में भी जा रहा है वो। तो मां से बच्चे में संक्रमण को कैसे रोका जाए, इसके लिए क्या किया गया कि जो लोड वायरल जो टेस्टिंग वाली बात थी, यानी कि ऐसी तकनीकों का विकास किया जा रहा है जिससे मां के पेट में जो बच्चा है ना, उसके बारे में पता कर लिया जाए कि उसको रोग है, तो प्राथमिक स्तर पे ही उस रोग की रोकथाम कर दी जाए, उस वायरस को मार दिया जाए। इस तरह से व्यवस्था की जा रही है। तो भारत जो है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत देखने को मिला है हमें कि मुफ्त इलाज तो कर ही रहा है, 14 लाख से अधिक लोगों को कर रहा है, एंटी रेट्रोवायरल उपचार थ्योरी का प्रचार कर रहा है, साथ ही दूसरे देशों को भी दे रहा है विदेश में। ठीक है। और संगठन बना लिया उसने, मां से बच्चे के संगठन में भी बात कर रही। इसके अलावा भी सरकार ने काफी चीजें की। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सरकारों की, सरकारों ने अपने अपने स्तर पे, ठीक है, सरकारों ने अपने अपने स्तर पे इन चीजों पे काम किया, और काम करने के बाद एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेके आई, परियोजना लेके आई, सनराइज परियोजना। वर्ष था 2016, यानी कि 2016 में सरकार ने सनराइज परियोजना शुरू की। ठीक है। सनराइज परियोजना शुरू करने के पीछे सरकार का यह तर्क था कि जो व्यक्ति है वो अगर नशा कर रहे हैं, नशा किसका? ड्रग्स का नशा कर रहा है, वो इंजेक्शन लगा रहा है, तो ऐसे लोगों में HIV एड्स की रोकथाम के लिए प्रोग्राम बनाया जाए और उन तक पहुंच बनाई जाए, उनको जागरूक किया जाए कि आप अगर भाई जो भी है, आप इस तरह के जो चीज़ें हैं वो मत करिए, आपको HIV एड्स होने की संभावना है, और उसके कारण दूसरे लोगों तक ये संचार हो सकता है, यानी कि आपके कारण दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है। तो सरकार ये लेके आई थी प्रोजेक्ट सनराइज। कब लेके आई थी? तो आपको याद रखना है, वर्ष 2016 में इसको लेके आई। विशेषकर किसके लिए आई थी? ये ड्रग्स से जो प्रभावित लोग थे उनके लिए लेके आई। ठीक है। इसके साथ ही उसमें प्रसार को रोकने के लिए, साथ ही हम देखते हैं लाल रिबन। ठीक है। ये जो है ना, इसका प्रतीकात्मक चिन्ह। ठीक है। आपने पता हो, जब हम 1 दिसंबर को राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को, तो सभी लोग जो है इस तरह का रिबन लगा के प्रतीकात्मक रूप से क्या है, इसके बारे में जागरूक कर रहे होते हैं लोगों को। ठीक है। और ये जो है सार्वभौमिक प्रतीक है, इसके माध्यम से भी ये कहा जाता है कि जिसको एड्स हो गया है भाई, जिसको इस बीमारी ने ग्रसित कर लिया है, उसके साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं करना है, उसके साथ भी हमें सामाजिक स्तर पे व्यवहार बनाना है, और रोकथाम जो हो सकती है उसका जो उत्साहवर्धन है वो किया जा सकता है। तो ये जो आपको पता ही होगा कि लाल रिबन, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि लाल रिबन किस बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है,
या एड्स के लिए क्या प्रतीक चिन्ह अपनाया? तो ये है लाल रिबन। साथ ही एक रणनीति है 90-90-90। अब 3 बार 90 है, मतलब ये है स्थिति, देखो 90, 90 और 90। ये जो परियोजना है, ये जो एक रणनीति है, उसमें कहा गया है कि अगर हम 100 लोगों का समूह देखें, ठीक है, तो उसमें से हम 90 लोगों की पहचान करें जिनको HIV एड्स हो गया है, ठीक है। उन 90% लोगों में से, ठीक है, 90% लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करें, ठीक है। और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के बाद उन 90% लोगों में यह देखें कि कितना प्रभाव गया, उपचार कहां तक अच्छे तरीके से किया गया। यानी कि हम सबसे पहले तो यही देखें कि 90% लोगों की हम पहचान कर लें कि उनको हो ही ना बीमारी, और हो रही है तो उन 90% लोगों में से भी 90% लोगों में दवाइयों की बात करें, उनके उपचार की, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात करें, और बेहतर बनाने के बाद फिर इन्हीं में से 90% भाग में ये देखें कि हमने जो उपचार की व्यवस्था की, हमने जो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की, तो उनका परिणाम क्या निकला। तो ये एक प्रोजेक्ट ये है। तो आपको ये भी याद रखना है कि 90-90-90 रणनीति जो है वो भी HIV एड्स से संबंधित है, ठीक है। तो इसी के साथ सरकार ने एक चीज और की है कि इसने एक वैश्विक कोष बनाया। वैश्विक कोष मतलब ग्लोबल फंड, ठीक है। अब इसमें 3 बीमारियों को शामिल किया गया था, एड्स, तपेदिक और मलेरिया। इन तीनों बीमारियों से लड़ने के लिए एक विश्व स्तर पर एक साझेदारी संगठन बनाया और संगठन में पैसा रखा गया कि इन 3 बीमारियों के उन्मूलन के लिए, इनकी रोकथाम के लिए, इनके उपचार के लिए हम क्या करेंगे, एक कोष बनाएंगे, उसी कोष से इनके लिए पैसा देंगे। हम जागरूकता अभियानों की बात करें, हम सामाजिक संगठनों को फंड की बात करें कि उनके द्वारा कार्यक्रम चलाएं तो उनको पैसा दें। तो इस तरह से ये कोष बनाया गया था। तो ये थी सरकार की कुछ योजनाएं, कुछ परियोजनाएं, कुछ रणनीतियां, जिससे वो आने वाले वर्षों में HIV एड्स से उसके रोकथाम की बात करें या उसके निवारण की बात करें या उसके संचार के नियंत्रण की बात करें, तो उस पर रोकथाम कार्यक्रम के लिए, ठीक है। इतनी देर से बात हो रही है HIV एड्स की, ठीक है। आखिर HIV एड्स है क्या, ठीक है, जो बीमारी है वो है क्या। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जो HIV है उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, ये याद रख लेना आप, ठीक है, HIV का फुल फॉर्म। साथ में अब जब ये जो बीमारी है, यानी कि ये जो वायरस है वो क्या करता है, तो वायरस का काम ही होता है, सबसे पहले जाता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ता है, ठीक है। इसके बदले में हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है ना। और जो हमारी सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं, जिन्हें WBC कहते हैं, उसी में से जो CD4 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इन कोशिकाओं पे जाके HIV जो वायरस है वो हमला करता है। और इन पे हमला करने के बाद जो मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उस पे आक्रमण होता है, तो वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और जैसे जैसे ये CD4 कोशिकाओं की संख्या में कमी होती है, हमारी इम्यून सिस्टम की क्षमता जो है बिल्कुल कमजोर हो जाती है, और फिर हम किसी अन्य रोग से लड़ने की क्षमता में नहीं होते हैं। तो ठीक है, इसीलिए एंटी रेट्रोवायरल आती है कि इसके प्रजनन को रोका जाए। जब ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है, ठीक है, एक बार वायरस प्रवेश कर गया तो वो क्या करता है, अपना द्विगुणन शुरू करता है। मतलब एक वायरस है तो उससे वो 50-60 वायरस बनाता है। तो जब हम इसके दवाइयों का जो प्रयोग करते हैं तो हम पहले यही देखते हैं कि इसको बढ़ने से रोक दिया जाए, क्योंकि इसको मारा जा नहीं सकता, ठीक है, इसका मारने का भी ऐसी तरह से कोई दवाई बनी नहीं। तो इसका जो द्विगुणन है या इसका जो बार बार प्रजनन की दर है उसको कम कर दिया जाए। जितनी कम दर ये होगी उतनी हमारी जो CD4 सेल हैं, कोशिकाएं हैं, जिन्हें T सेल भी, T कोशिका भी कहते हैं, वो कम मरेंगी। और वो कम मरेंगी तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ी रहेगी, वो एकदम से कम नहीं होगी, तो हम दूसरी बीमारियों से भी लड़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो प्रतिरक्षा प्रणाली है ना, उसी के कारण जो व्यक्ति है वो अन्य रोगों की, मतलब HIV एड्स से कम मरता है, लेकिन दूसरा रोग हो जाता है उसे तो वो व्यक्ति अपनी जान खो देता है, ठीक है। तो ये था HIV एड्स वायरस। तो आपको इसके बारे में ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय और हमारे आखिरी विषय की आज की चर्चा के, ठीक है। वो क्या है, स्कूल न जाने वाले बच्चों के आंकड़ों के संकलन के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल। ऑनलाइन मॉड्यूल क्या, ठीक है, एक प्रबंध पोर्टल की बात की गई है। प्रबंध पोर्टल के माध्यम से हम क्या करेंगे, ऐसी जानकारियां जुटाएंगे कि जो पिछले 2 वर्षों में हम देखें,
यानी कि कोरोना महामारी के कारण या अन्य विकट परिस्थितियों के कारण, जैसे किसी राज्य का बच्चा किसी राज्य में उसके माता पिता कार्य कर रहे थे और कोरोना के कारण पलायन करना पड़ा। अब पलायन किया तो वो बच्चा उस राज्य में पढ़ रहा था, लेकिन पलायन के कारण माता पिता के साथ घर चला गया, गृह क्षेत्र चला गया, तो उसकी पढ़ाई छूट गई। और इस तरह से बहुत सारे बच्चों का आंकड़ा देश में निकल के आने वाला है। तो सरकार ने यही कहा कि हम ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे उन बच्चों की जानकारी जुटाएं जो हम लगभग विगत 2 वर्षों के पहले स्कूलों में नामांकित तो थे, उनका प्रवेश था, पंजीयन था, लेकिन 2 साल में उनकी पढ़ाई छूट गई। और पढ़ाई छूट गई तो उसको आगे कैसे बनाएं, उनको सुचारू रूप से शिक्षा कैसे दे पाएं, ऑनलाइन मोड से दे सकें या ओपन स्तर पे दे सकें, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से करें, दूरस्थ शिक्षा केंद्रों में कोई प्रशिक्षण केंद्र बना दें, शिक्षा को उनको कैसे तक उन तक कैसे पहुंचा दें, इस बात की चर्चा की गई। और उसी के लिए सरकार लेके आ गई एक ऑनलाइन मॉड्यूल। और इस ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए क्या किया, किसने किया, सबसे पहले बात तो यही आती है, तो शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया और प्रत्येक राज्य को और केंद्र शासित प्रदेश को यह बात की और चिन्हित करने के लिए कहा गया कि भाई आप पता करो कि जो कोविड-19 महामारी के कारण जिन बच्चों का स्कूल छूट गया, ठीक है, जिन बच्चों की शिक्षा छूट गई है, उसके लिए हम ऑनलाइन मॉड्यूल काम करेंगे। और इस ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए क्या काम करेंगे, हम प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से सारी मैपिंग करेंगे। सारी जो जानकारी है वो प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से हम जुटाएंगे। हम ये जुटाएंगे कि शिक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना धन हमें खर्च करना है, यानी कि बजट की बात करें, वित्त की बात करें, उसके प्रचार प्रसार की बात करें, जो भी संसाधनों की आवश्यकता होगी हम उसे प्रबंधन जो पोर्टल है उसके माध्यम से देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस मॉड्यूल में और क्या बात की गई है और किस तरह के बच्चों की बात की गई, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सरकार का ये कहना है कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, यानी कि 6 से 14 आयु के वर्ष के जो बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है, उनके लिए क्या करें, ठीक है। वहीं 16 से 18 वर्ष की आयु के जो स्कूली बच्चे हैं, जिनका जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, अगर इनका स्कूल छूट गया तो इनके लिए क्या करें। तो सबसे पहले सरकार ने कहा है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित बच्चे थे उनके प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ठीक है। हम पता करें कि 6 से जो 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था इन 2 वर्ष में। बहुत सारे लोगों को देखा गया कि शहर से गांव चले गए वापस। अब शहर में काम बंद हुआ तो उनके रहने के खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो माता पिता उन बच्चों को लेकर चले गए। अब हो सकता है कि ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा ले ली हो, लेकिन ऑनलाइन की व्यवस्था सबके पास तक तो थी नहीं। तो वही स्थिति निकल के आई कि अगर 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे, अगर वो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं या आर्थिक रूप से वंचित हैं, ऐसे समूह से आते हैं, तो उनकी शिक्षा की बात की जाए, उनको अब आगे चल के शिक्षा में जो प्रवेश है उसकी बात की जाए। और वहीं जो 16 से 18 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो ओपन या डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से उनकी शिक्षा जारी की जाए, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट अलग अलग क्यों है, यहाँ तो उपयुक्त प्रवेश की बात कर रहे हैं और यहाँ ओपन या डिस्टेंस लर्निंग की। ये ज़्यादा उम्र में ज़्यादा छोटे बच्चे हैं और ज़्यादा छोटे बच्चों को अत्याधुनिक संसाधनों के साथ ऑनलाइन मॉड्यूल से शिक्षा का जो स्तर है उसे बेहतर नहीं बना सकते। ये जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़े से बड़े बच्चे हैं, यानी कि इनकी शिक्षा थोड़ी बेहतर हो गई, बस कंप्लीट होने वाली थी इनकी शिक्षा। कोई 11वीं में था, प्रमोट होकर 12वीं में आ गया, मान के चलो, कोई 9वीं में था, वो सीधा 11वीं में आ गया, तो शिक्षा के एक स्तर में अंतर आएगा। तो ऐसे बच्चों को बात की गई कि इनको तो हम ऑनलाइन मॉड्यूल से चर्चा करें या डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से बात करें, ओपन व्यवस्था से बात करें, लेकिन 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, इनकी तो हम इनको स्कूल में ही प्रवेश कराएं। स्कूल में प्रवेश नहीं कर पा रहे तो कोई प्रशिक्षण सेंटर बनाएं और उस प्रशिक्षण सेंटर में उसकी भरपाई करें। तो ये मॉड्यूल बात करता है 2 स्तर के बच्चों से, 6 से 14 और 16 से 18 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। साथ ही ये बात करता है कि जो नियमित स्कूल थे, ठीक है, नियमित स्कूलों में 6 से 14 जो वर्ष की आयु के बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें तो हमें मुख्य धारा में लाना है, तो उसके लिए यही करना है। लेकिन जो 16 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पुल पाठ्यक्रम चलाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मान के चलो उनकी कक्षा जो थी 5वीं 6वीं से छूटी है और 7वीं में पहुंच गए, तो जो 2 वर्षों का अंतराल हुआ है, जो 2 वर्षों का अंतराल हो गया उनकी शिक्षा व्यवस्था में, इसके लिए क्या किया जाए। तो विभिन्न परियोजना, विभिन्न माध्यम या कुछ ऐसी रणनीतियां बनाई जाए कि जो बीच का छूटा है उसको प्रवेश तो 7वीं कक्षा में दे दिया जाए, लेकिन जो 6वीं 5वीं और 6वीं में वो पढ़ सकता था उसको भी उसे 7वीं कक्षा में
पढ़ाया जाए। तो ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए जिससे 1 साल में ही उसके 2 वर्षों की जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए क्या लगेगा? सबसे ज्यादा धन लगेगा, पैसा लगेगा। तो पैसा कौन लगाएगा? तो पूरी की पूरी जो योजना है वो केंद्र प्रायोजित परियोजना है, ठीक है, यानी कि केंद्र की परियोजना है। लेकिन फिर केंद्र ने यह कहा कि कुछ इसमें जो वित्त का पोषण है वो राज्य सरकारें भी करेंगी, केंद्र शासित प्रदेश भी करेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे आगे कि किस तरह से उन्होंने बात की है, कौन कौन इसमें पैसा देने वाला है और कितना देने वाला है, और पूरा का पूरा जो आंकड़ा है उनको संकलित कैसे किया जाएगा। तो बात की गई प्रबंधन पोर्टल की, ठीक है। किसकी बात की गई? प्रबंधन पोर्टल की, ठीक है। प्रोजेक्ट एप्रिसिएट बजटिंग और अचीवमेंट की बात की गई, यानी कि परिबंधन की बात करें तो इसका फुल फॉर्म अगर देखें हम हिंदी में तो परियोजना, मूल्यांकन, बजट, उपलब्धियां और डेटा हैंडलिंग। सबसे पहले तो हम आंकड़े इकट्ठे करें। जब हमारे पास आंकड़े आ जाएं कि भैया ऐसे जो बच्चे उनकी संख्या 1 लाख, अब 1 लाख बच्चों के ऊपर हमें बजट बनाना पड़ेगा, ठीक है। बजट तय कर लिया हमने कि इनके ऊपर जो है ना 10 करोड़ रुपए राशि खर्च होगी। अब 10 करोड़ रुपए राशि दी जा रही है, उसका अनुमोदन हो गया, तो फिर हम परियोजना का मूल्यांकन करें कि हमने जो राशि खर्च करने की बात की गई है, शिक्षा को अच्छा बनाने की बात की गई, जिन बच्चों का स्कूल छूट गया उनको स्कूल में पुनः प्रवेश दिलाने की बात की गई, तो वो योजना हो रही कि नहीं। फिर बात करेंगे इसी पे उपलब्धियों की कि अगर हमने ऐसा सब कुछ किया तो क्या उपलब्धि प्राप्त की, क्या हम सफल हुए उन बच्चों तक शिक्षा व्यवस्था को पहुंचाने में, ठीक है। तो हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात की जाएगी किससे? प्रबंध पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जाएगा, मतलब केंद्र में कौन होगा? प्रबंध पोर्टल, इसी पे सारी जानकारियों को जुटाया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये पूरी की पूरी केंद्र प्रायोजित परियोजना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्रबंध पोर्टल के माध्यम से किसी परियोजना का अनुमोदन करना है, कोई रणनीति बनाई किसी शिक्षा के क्षेत्र से, कोई स्थानीय स्तर से, किसी राज्य से, ठीक है, या कोई चीजों के लिए संसाधनों की पूर्ति के लिए विज्ञप्ति निकालना है, ठीक है। तो वित्तीय स्थिति के बारे में, यानी कि संपूर्ण प्रणाली का जो काम करेगा वो कौन करेगा? प्रबंध पोर्टल करेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है भाई, प्रबंध पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। प्रबंध पोर्टल के अलावा जो चीजें हैं वो समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े हुई है, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान से सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई। अब समग्र शिक्षा क्या है? तो समग्र शिक्षा अभियान तो आपने सुना ही होगा, पहले से चल रहा था। तो इसमें क्या किया इन्होंने कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, और शिक्षक शिक्षा, यानी कि शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने की बात है। तो इन तीनों योजनाओं को एक साथ समग्र इकट्ठा किया और उसको नाम दे दिया समग्र शिक्षा। क्या नाम दे दिया भाई? समग्र शिक्षा। इस समग्र शिक्षा की बात क्या की जा रही है कि इस पूर्व से मतलब 12वीं कक्षा तक, पहली कक्षा से बात करें आंगनवाड़ी के क्षेत्रों से, तो 12वीं कक्षा तक के बच्चों की जो पढ़ाई है, उनकी जो शिक्षा है, ठीक है, उसके सभी स्तरों पर, ठीक है, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित की जाए, उनको प्रदान की जाए, ठीक है। इसलिए ये अभियान शुरू कर रही है सरकार, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। और इस योजना का जो पूरा का पूरा केंद्र होगा वो वही है कि शिक्षक, जो शिक्षक का टी मतलब टी शब्द जो था टीचर्स और टेक्नोलॉजी, शिक्षकों को तकनीकी प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने के बाद बच्चों के बीच उनको भेजा जाए। क्योंकि देखो ऑनलाइन मॉड्यूल की बात है तो परियोजना से रिलेटेड जितने आंकड़े आएंगे, संकलन की बात होगी, वो सारा प्रबंधन पोर्टल से होगा। तो शिक्षकों को भी क्या करना पड़ेगा? प्रशिक्षित करना पड़ेगा। जब शिक्षक प्रशिक्षित हो जाएंगे तो वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लेंगे और बाकी सारी जो चीजें हैं उसकी उनको बेहतर बना लेंगे, ठीक है। अब ये जो सरकार है ऐसा क्यों कर रही है भाई, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा में तो यहीं से समग्र शिक्षा या प्रबंधन पोर्टल या ऑनलाइन मॉड्यूल कब शुरू किया, किस विभाग के मंत्रालय के अधीन आता है, ये सब पूछा जाएगा। लेकिन अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियां या ऑनलाइन शिक्षा के जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें ऑनलाइन प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या क्या काम किए जा रहे हैं सरकार में, और सरकार क्यों कर रही है। कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे क्यों जुड़ा होता है ना। तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा उद्देश्य है ना कि एसडीएम बनना है या कोई पीसीएस पोस्ट पानी है या तुम्हें कलेक्टर बनना है, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है, इसका विजन जो है सरकार के द्वारा वो यही है कि शिक्षा के लिए सतत विकास जो लक्ष्य है SDG 4 उनका पूरक बन के और इस परियोजना को बेहतर करना है। क्यों करना है भाई? क्योंकि जो शिक्षा है ना उसे मुफ्त और अनिवार्य बना दिया जाए, ठीक है। किसके लिए? जो सामाजिक क्षेत्र से वंचित, जो आर्थिक क्षेत्र में वंचित लोग हैं उन्हीं के लिए। जो धनाढ्य हैं, जो पैसे वाले हैं वो तो शिक्षा को पा लेते हैं, लेकिन जब हम बात करें कि जो
गरीब तबका है या वंचित लोग हैं, वो इन सब चीज़ों को पाने के लिए बहुत मजबूर हो जाते हैं, उन तक पहुंच नहीं पहुंच पाती। तो सरकार ने क्या किया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया। अब 2009 आ तो गया कि बच्चों को निजी स्कूल में या शिक्षा तक पहुंचाएं, ठीक है, अधिनियम बना दिया, कानून बना दिया। इसकी पूर्ति के लिए क्या करो, इसके क्रियान्वयन के लिए क्या करो? तो ये सब चीजें क्रियान्वयन के लिए हो रही हैं कि शिक्षा के अधिकार के तहत जो सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित समूह है, उनके बच्चे हैं जिन्होंने स्कूली शिक्षा को छोड़ दिया है किसी कारणवश, ऐसे तो नहीं छोड़ते, तो उन सब का आंकड़ा लाएंगे और उन्हें बनाएंगे। क्योंकि भाई जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ना 2009, ठीक है, इसी के साथ भारत का संविधान का आर्टिकल 21 शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। साथ ही हम जब मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो उसमें भी कहा गया कि जो सरकार है उसका तो दायित्व है ही, साथ में पालकों का या अभिभावकों का भी मौलिक कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की बात करें। और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे ना, उनका आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार तो आप जानते हो, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसके मांगने के लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, क्योंकि न्यायपालिका जो होती है वो अपने मौलिक अधिकारों की क्या होती है, संरक्षिका होती है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हो या आर्टिकल 21 हो, या हम बात करें अपने 51 के ए की, मतलब मौलिक कर्तव्यों की बात करें, तो इन सभी की जो पूर्ति है उसके माध्यम से शिक्षा का जो अधिकार है वो बच्चों तक पहुंचाने के लिए बात की गई है। इसका वित्तीय स्वरूप देख लेते हैं। यहां से प्रश्न प्रीलिम्स परीक्षा में बन सकता है, मैंने पूछा भी है आपसे, मैं अभी चर्चा करूंगा उसमें, ठीक है, कि वित्तीय स्वरूप क्या है। तो भाई एक केंद्र प्रायोजित योजना तो है, लेकिन इसने बांट रखा है राज्यों के साथ में। अधिकांश पैसा केंद्र सरकार देगी और राज्यों के साथ कुछ होगा। कैसे कैसे होगा, देखो, सबसे पहले बात करें केंद्र सरकार और राज्यों के बीच। कौन से राज्य? जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं या हिमालयी राज्य जिन्हें हम कहते हैं, तो वहां पे क्या आंकड़ा होगा? तो वहां पे आंकड़ा होगा 90:10 का। यानी कि अगर 100 रुपए खर्च होंगे तो 90 रुपए केंद्र सरकार देगी और 10 रुपए राज्य सरकार देगी। अनुपात तो समझ ही रहे हो, जितना भी फंड आएगा उसका ये चलेगा, ठीक है। अगर सभी राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो ये अनुपात क्या होगा, 60:40। 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी, ठीक है। लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा नहीं है, ठीक है, तो 2 ही में तो है। केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें तो दिल्ली और पांडुचेरी, दोनों में ही जो है विधानसभा है। तो इन राज्यों में स्थिति क्या होगी, तो ये 100% केंद्र प्रायोजित है। यानी कि जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधायिका नहीं है, विधानसभा नहीं है, वहां 100% जो पैसा है वो कौन देने वाला है, केंद्र सरकार। अगर 100 रुपए लगेंगे तो 100 रुपए केंद्र सरकार देगी। तो ये जो 3 आंकड़े हैं, ठीक है, एक वो जो हिमालयनियों के लिए यानी कि 90 और 10 का आंकड़ा, ठीक है, 60-40 का आंकड़ा केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं हैं, और सभी राज्य, पूरे राज्य, किनको छोड़कर, हिमालयी राज्यों को छोड़कर। तो ये याद रखना है, ठीक है। और इस आंकड़े को भी याद रखना है, क्योंकि जब कथन वाले प्रश्न आते हैं तो इसी तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। तो ये था इसका वित्तीय स्वरूप, ठीक है। तो आपको वित्तीय स्वरूप इसका बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। वित्तीय स्वरूप के साथ ही, ठीक है, हमारे तीनों विषय आज कंप्लीट हो गए। लेकिन हमने बात की थी कि हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे, और मैंने पहले प्रश्न आपसे बता दिए, दिखा दिए थे। बहुत सारे लोग कमेंट में आंसर दे रहे थे कुछ का कुछ, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना आपको, ठीक है। आपको पहले विषय पढ़ना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जुटानी, फिर आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो इन 3 विषयों पे चर्चा करने के बाद देखते हैं हम कि क्या हम प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं, उनका उत्तर दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न 1 की। तो भैया सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की, ठीक है। दिखा तो मैंने दिया था, आप चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। वो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के बारे में कुछ कथन दिए गए थे, उनमें से हमें सही उत्तर देखना था। तो पहला कथन था पिछले 5 वर्षों में सकल नामांकन अनुपात, यानी कि किसकी बात हो रही थी, GER की बात हो रही थी, में लगातार वृद्धि हुई है। क्या ये कथन सही है? तो जब हम इस रिपोर्ट को देख रहे थे तो हमने देखा था 2015-16 से लेकर 2019-20 के रिपोर्ट में, यानी 5 सालों में 11.4% की वृद्धि देखी गई। कथन सत्य हो गया, ठीक है। फिर था केरल सकल नामांकन दर में शीर्ष पर है। तो भैया ये तो कथन गलत हो गया, क्योंकि जब हम आंकड़े देख रहे थे तो हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो शीर्ष स्थान पे है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है गलत हो गया। अब देखो एक ट्रिक बता रहा हूं प्रश्न करने की। सबसे पहले देखो कि 2 कहां है, 2 यहां है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। फिर 2 यहां है तो ये भी गलत है।
अब हमारे पास दो ही बच्चे हैं, पहला और तीसरा, तो तीसरे पे नजर डाल लेते हैं। तो तीसरा कर रहा है कि पिछले 2 वर्षों में प्रति 100 पुरुष छात्रों पर महिला छात्रों की संख्या में कमी आई है। जब हम GER की बात कर रहे थे, जब हम लिंग समानता सूचकांक की बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमने उसमें पाया था कि यहां पर भी जो है वो वृद्धि देखने को हमें मिली है। ठीक है, महिलाओं और पुरुषों की अगर हम बात करें तो 18% के लगभग वृद्धि देखने को मिली है। तो ये वाला कथन जो है वो भी गलत हो गया, क्योंकि ये बात कर रहा है कमी आई है और हमने तो देखा वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आपको देख लो कि तीसरा भी गलत हो गया, तो 3 जहां जहां है वो गलत हो गया, 3 यहां गलत हो गया, बचा केवल 1। समझ गए ना? अगर हमको तीनों नहीं पता, कोई एक ऐसा पता चल गया जो गलत है, यानी कि पहले 2 तो नहीं हो सकते क्योंकि 2 गलत था, ये तो कंफर्म हो गए हम। तो हमारे पास उत्तर छांटने की विधि भी पता चल गई हमें। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? केवल सी, मतलब सी आंसर है, केवल 1 जो पहला कथन था वो इसका सही था। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न कह रहा था कि सरकार ने 1952 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। बिल्कुल भाई साहब, हमने चर्चा की अभी कि जो पहला चरण था वो 1992 से शुरू हुआ था 1999 तक। पहला ही चरण था जब नाको की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो पहला कथन तो हमारा सही है। दूसरा है एड्स, हैजा, मलेरिया। भाई साहब सुन लो, हम जब पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ क्या देखा था? तपेदिक। किसकी बात की थी हमने? एड्स, तपेदिक और मलेरिया के लिए वैश्विक कोष बनाया था। तो हमारा ये वाला कथन जो है वो हो गया गलत। अब फिर छांट दो, ये भी गलत, ये भी गलत, 2 तो गए, फिर हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम HIV एड्स निवारण नियंत्रण के लिए 2018 में कानून बनाया गया, तो बिल्कुल गलत। जब हम कानूनी ढांचे की बात कर रहे थे तो हमने देखा था 2017 में। कब बनाया गया था कानून? 2017 में। तो ये वाला कथन भी हमारा गलत हो गया। तो सही आंसर क्या है? सी, केवल 1। समझ रहे हो ना? सॉल्व कर पाओगे ना पूरा पढ़ने के बाद? तो इस तरह से कथन वाले प्रश्न आते हैं। तीसरे प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तीसरे प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। प्रबंधन पोर्टल से सम्मिलित था। ठीक है, प्रबंधन पोर्टल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के साथ मैपिंग की जाएगी। बिल्कुल, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनके जब हम आंकड़े जुटाएंगे या उनको जो कोर्स उपलब्ध करवाएंगे, उनका जो नामांकन करवाएंगे, उसके लिए हमने बात की थी कि प्रबंध पोर्टल काम करेगा। साथ में प्रशिक्षण केंद्रों की चर्चा करेंगे। मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है, पहला कथन हमारा सही हो गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90-10 के अनुपात में पैसे खर्च किए जाएंगे। वित्तीय वितरण 90-10 का पढ़ा है हमने, लेकिन किसके लिए? पहाड़ी राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, हिमालयी राज्यों के लिए। तो ये वाला हमारा जो कथन है वो गलत हो गया, क्योंकि इनके लिए आंकड़ा कितना है? केंद्र शासित प्रदेश सभी राज्यों के लिए 60-40 का आंकड़ा है। कितने का आंकड़ा है? 60-40 का आंकड़ा है। फिर तीसरा कथन क्या था हमारा? केंद्र राज्यों के बीच योजना में पूर्वोत्तर राज्यों के बीच 60-40 के अनुपात में पैसे खर्च किए जाएंगे। उल्टा हो गया भाई साहब प्रश्न में। तो यहां आपको ना एकाग्र मन से ये चीज देखनी है कि आंकड़े गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि थोड़े से हेरफेर में हमारा पूरा का पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। तो जहां 60-40 है यहां होना चाहिए था 90-10। ठीक है, और जहां 90-10 है वहां कितना है? 60-40 का। ठीक है, तो अब हमारे पास ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो फिर बचा क्या हमारा? 1। तो वही हमारा सी आंसर है, ऑप्शन 1। ठीक है, तो हमने 3 विषयों पे चर्चा की और हमने 3 प्रश्नों को देखा कि हम कैसे इनको उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग खुद ही कर पा रहे होंगे अब तो। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद ही इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह के जो आंकड़े हैं और प्रश्न हैं आपसे बनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन था मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये प्रश्न है मुख्य परीक्षा के लिए। आप इसको लिखिए अच्छे से, इसकी फ्रेमिंग कीजिए और फ्रेमिंग करने के बाद जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारी सपोर्टिंग टीम है, इसे भेजिए। हम आपके उत्तर भी देखेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम इस प्रश्न की जो फ्रेमिंग है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।